बोल रहे हैं भारती। चलिए आज मैं आपको इस NCERT क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जो है उसको शॉर्ट नोट्स पढ़ाने जा रही हूँ। ये BPSC के लिए और TRE 4.0 के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। चलिए अब स्टार्ट करती हूँ। सरकार के स्तर। सरकार क्या है? तीसरा टॉपिक है सरकार के स्तर। सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर, राजकीय स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर, मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध जो है पूरे देश से होता है। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसा कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। सरकार के प्रकार। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। दूसरा पॉइंट है, एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है, यानी सरकार के पास। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा समूह होता है। सरकार चलाना। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है या संपत्ति या शिक्षा नहीं है वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। वो कहाँ चला गया? वोट देने का अधिकार। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार देखिए 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ सालों के बाद 1928 में मिला। चलिए दोस्तों, ये हो गया, आज कंप्लीट हो गया शॉर्ट नोट्स। आपको कमेंट में लिखना है कि भारत में वोट देने का अधिकार महिलाओं को कब मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।